चलिए बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब इसके बाद हम लोगों को क्या समझना है। फिनॉल और कौन कौन सी रिएक्शन देता है, तो एक तो है रीमर टिमान, एक है कोल्बे। ठीक है, रीमर टिमान में मैंने आपको क्या बोला, ट्रिक ये थी, फिनॉल बेसमेंट में हकले को CO2 दे, फिनॉल बेसमेंट में हकले को CO2 दे। और एक और बताई थी, रामू का आलू बताई थी, रामू का आलू, कुल्बे की कार, रामू का आलू, कुल्बे की कार, रामू का आलू। याद आया? यहाँ पे क्या है, फिनॉल बेसमेंट में रामू को, नहीं रामू नहीं होगा, फिनॉल बेसमेंट में हकले को क्लोरोफॉर्म दे या सूंघा, ऐसे था। और मैंने बताया था कोल्बे की कार होती है, कोल्बे की कार भी आपको बताया था। एक मिनट जरा ये हल्ला कम कर दूँ बच्चों को। चलिए बच्चों देखिए क्या बोले थी, दो ट्रिक। फिनॉल बेसमेंट में हकले को CO2 दे, मतलब फिनॉल लेना है, ऑब्वियसली फिनॉक्साइड आयन बनता है, वो बुक से देखना। फिनॉल है, ठीक है, क्या क्या डालना है आपने, बेसमेंट मतलब कोई बेस डालना है जो कि NaOH डालेंगे, इससे सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन बनेगा। दूसरा क्या डालना है, हकले HCl डालना है, इससे ये एसिडिक मीडियम में आ जाएगा। और उसके बाद CO2 से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बन भी मिलेगा, है ना, तो एल्डिहाइड बनता है, तो CO2। ये तीनों चीज़ें जब आपकी करती हैं, तीन रिएक्शन के साथ ना, मैंने एक साथ ही बता दिया है। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या बनता है, बेंजीन रिंग, रामू का आलू है तो रीमर में CHO बनेगा, इसे बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यही जब आगे जाती है, अगर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं ना, यही जब आगे जाती है तो बेंजीन रिंग OH COOH बनता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। वो सैलिसाइल एल्डिहाइड है, ये बनता है सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है इसमें? और इसमें डायरेक्ट ही सैलिसिलिक एसिड बनता है, और उसके बाद हम ऑक्सीडाइज या कोई चीज़ करेंगे, वो आपको पता है वो क्या चीज़ है, जिससे हम हमारे पास एस्पिरिन या 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड आता है। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, HCl बाद में आएगा। तो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे फिनॉल बनाया। सबसे पहले क्या है, फिनॉल बेसमेंट में जा, तो सबसे पहले तो NaOH डालेंगे, उसके बाद यहाँ क्लोरोफॉर्म डलता है CHCl3, जबकि यहाँ उल्टा है। एंड तीसरे बाद यहाँ पे भी हकला था ना, हकले को CO2 दे, तो फिनॉल बेसमेंट में हकले को CHCl3 दे, अब आएगा HCl। तीसरे वर्ड में HCl डालते हैं, यहाँ से आप पे डायरेक्ट क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, बेंजीन रिंग पे OH, और यहाँ पे बनता है COOH। ये इसे क्या बोलते हैं बच्चे, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अब ये सैलिसिलिक एसिड जब आगे जाते हैं तो 2-एसिटॉक्सी बेंजीन रिंग आता है। ठीक है, क्या होता है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ पे COOH रहता है, और यहाँ पे OCOCH3 होता है, एसिटॉक्सी। मिथॉक्सी थोड़ी है बच्चा, एसिटॉक्सी है, CH3COO। ठीक है, तो क्या आता है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसे बोलते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। पता लगाओ क्या डालेंगे, एसिटाइलेशन करेंगे, बोलो क्या एसिटाइलेशन करोगे, एसिटाइलेशन पता है ना, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से पहले क्या पढ़ा था, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पे करा था। बट आपको बस यहाँ तक लिखनी है, सैलिसाइल एल्डिहाइड तक और सैलिसिलिक एसिड तक। यह है दो रिएक्शन, रीमर टिमान और कोल्बेज रिएक्शन, याद रखिएगा। ठीक है, पहले भी करी थी, दोबारा भी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद बस अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए और क्या छुपा है। शायद फिनॉल की केमिकल रिएक्शन इतनी ही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। फिनॉल की मेरे हिसाब से केमिकल रिएक्शन इतनी ही थी, बाकी तो हो गई। देखो वैसी वाली बतानी है आपको जो आपने पहले भी पढ़ी है, जैसे 11th में पढ़ी है, फिनॉल में जिंक डस्ट से डालो तो वो बेंजीन बन जाता है, ये सब आपने पढ़ी है, ZNO भी निकलता है, वो भी बतानी है तो वो भी इंक्लूड कर देता हूँ मैं आपको। तो चार था, साथ में बुक की एक बार रीडिंग मान लो, नहीं मानना चाहते तो वो भी बता देता हूँ। तो देखो बच्चे सिंपल सी है, रीमर टिमान और कोल्बेज हमारी तीसरी थी, चौथी है फिनॉल रिएक्शन विद जिंक डस्ट।
अगर वो चाहते हो तो करा देता हूँ। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, फिनॉल जब जिंक डस्ट से रिएक्शन करता है तो क्या होगा, तो यार उसका रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हो जाता है। बेंजीन रिंग है, यहाँ पे फिनॉल जिंक के साथ ही रिएक्ट कराते हैं, इसे हीट करते हैं तो ZnO ले जा लेता है अपने साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, आप खुद ही सोचो हुआ क्या होगा कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, O है, माइनस है, H प्लस है और लोन पेयर होंगे, साथ में यहाँ जिंक है, तो जिंक ने ऑक्सीजन को पकड़ा। अच्छा, जिंक ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया, अब ZnO है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर सिर्फ H है, तो H तो इसी का है ना, इसी के अंदर समा जाएगा, तो इसलिए सिर्फ क्या बनता है, बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन। अब अगर इसके साथ ही एक 5वीं रिएक्शन करा देता हूँ, अगर आप बोल रहे हो, तो अगर हम इसे ऑक्सीडाइज कर दें, फिनॉल को ही क्या कर दें, ऑक्सीडाइज कर दें किसी अच्छे उसके प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, जैसे K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, तो क्विनॉन बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन करें विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे K2Cr2O7, K2Cr2O7 के साथ हम क्या करें, इसको ऑक्सीडाइज कर दें, किसको, फिनॉल को। तो जैसे हम पे फिनॉल है, बेंजीन रिंग पे क्या है, OH ग्रुप है, यहाँ पे क्या है बच्चे, फिनॉल है, इसके हम रिएक्शन कराएं K2Cr2O7 के साथ और विद दी इन द ट्रेसिंग ऑफ H2SO4, तो आप एक क्विनॉन बनता है। क्विनॉन क्या होता है, दोनों साइड O होता है ना, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, तो दोनों साइड O होता है, रिंग भी टूट जाती है। रिंग अगर आपको ऐसे बनानी है तो रिंग टूटेगी, क्योंकि अब 2 जोड़ने हैं ना बच्चों, इसलिए रिंग टूटेगी। सिमेट्रिकल बना दो ऐसे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यह है तो कीटोन ग्रुप, तो इसे बोलते हैं क्विनॉन। क्या बोलते हैं, क्विनॉन, क्विनॉन कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये 2 देख लेना आप, तो यहीं पे आपका ये ख़त्म होता है बस आप, ठीक है। क्या, अल्कोहल और फिनॉल। अब हम पे नई चीज़ जो है वो है ईथर। क्या है, ईथर, ईथर, ROR, एस्टर नहीं बच्चे, ईथर, ROR। देखो क्या होती है ईथर, ईथर ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब इसकी जो खास बात होती है, ऑक्सीजन वो बीच में पाया जाता है कीटोन के जैसे, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, FG, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो ROR लिख लो, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप एक नहीं है तो ROR' लिख लो, ठीक है। अब आपको पता है OR क्या होता है, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, और एक और R है तो उसे बोलेंगे एल्केन। एल्केन ही तो है ही, मिथाइल, तुम करते नहीं हो क्लोरोमीथेन, जैसे अगर CH4 रहता तो इसे बोलते तुम मिथेन, एक H जाता, 3 तो रहते, एक H जाता, उसकी जगह Cl आ जाता तो क्लोरोमीथेन, ठीक है। OH हो जाता, वैसे तो मिथेनॉल बोलते हैं बट हाइड्रोक्सी मीथेन, ऐसे। अब उसकी जगह आ गया OR, तो आप क्लोरो की जगह बोलोगे एल्कोक्सी मीथेन, OR यही है, ठीक है, OR यही है, एल्कोक्सी मीथेन। और अगर मीथेन ना हो, कोई और ही एल्केन हो जिसे R बोल लें, तो एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन ये, ठीक है। कॉमन नेमिंग बता देता हूँ सबसे पहले, या पहले IUPAC देखना चाह रहे हो, IUPAC होती है एल्कोक्सी एल्केन। अब इथानोएट तो एस्टर में आता है बच्चों, यहाँ क्यों आएगा, यह है एल्कोक्सी एल्केन। और कॉमन नेमिंग अगर आपको देखनी है तो दोनों अगर अल्काइल ग्रुप सेम है, जैसे ये है, तो आप बोलोगे डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर। बट अगर अलग अलग हैं तो आप बोलोगे क्या, अल्काइल, अल्काइल, एक अल्काइल इसका, एक अल्काइल इसका, तो इसके ऊपर डैश, अल्काइल अल्काइल ईथर, ये है, ठीक है। तो ईथर ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, बनता उसी से है, ठीक है। IUPAC होगी एल्कोक्सी एल्केन, कॉमन अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो डाई अल्काइल ईथर, अलग अलग हैं तो अल्काइल अल्काइल ईथर, ठीक है। ये है। अब समझाता हूँ मैं 1-2 प्रॉब्लम से कि IUPAC किसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसको एल्कोक्सी लेंगे, किसको एल्केन लेंगे, ठीक है। तो एल्कोक्सी यार छोटा वाला लेते हैं, आप चाहते ही हो कि जो आपका IUPAC नेम बने उसमें मेन कार्बन की जो चेन है वो बड़ी आए, ठीक है। 2 सिमेट्री हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब सिमेट्री हो तो क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है।
ज़रा इसके एग्जांपल देखिए, सिमेट्री है तो क्या दिक्कत वाली बात है, इधर CH3 है, इधर O है, इधर CH3 है, तो इसका आईयूपैक नेम तो आप ध्यान से बोल सकते हो। ये हमारे पास हो गया सॉरी, ये हम पे क्या हो गया, ये हम पे हो गया सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, अभी आपको बोला एल्कोक्सी होगा। एल्कोक्सी में कार्बन गिनो कितने हैं, एक कार्बन है, तो एक कार्बन कहलाएगा मिथॉक्सी। ये हम पे मेन चेन होगी, दिस इज अवर मेन चेन। ये मेन चेन क्या है, एक कार्बन की है, तो इसे बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग अगर हम ध्यान से देखें तो डाईमिथाइल होगा और ईथर होगा, डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर। ठीक है, और देख लो एग्जाम्पल, जैसा आपने बोला है C2H5, अभी तो सिमेट्री वाले देखो OC2H5, किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, इधर वाले को मान लूँगा, ठीक है। तो ये है मिथेन और O है तो बनेगा, सॉरी ये है इथेन और O है तो बनेगा इथॉक्सी। क्या बनेगा, इथॉक्सी, और दो कार्बन है तो इथॉक्सी इथेन। IUPAC के बाद कॉमन नेमिंग होगी डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। साफ भी दिख रहा है यार, आज तो लाइट थोड़ी दिक्कत है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों, डाई इथाइल ईथर। और देखो एग्जाम्पल, मान लो आप पे हो CH3O C2H5। अब मेन चेन बड़ी होनी चाहिए, तो ये मेन चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो IUPAC बनाने की कोशिश करो। अब IUPAC क्या होगी, ये है मिथॉक्सी और वो क्या है मिथ इथेन, तो ये बनेगा मिथॉक्सी इथेन। और बनाने की कोशिश करो तो C2H5O C3H7, C3H7 आपका मेन चेन होगा, तो इसकी IUPAC बनेगी, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, दो कार्बन है तो इथॉक्सी मिथित प्रॉप, तो ये बनेगा इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। क्या बनेगा, इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है इतना, गुड। चलो एक और नाम बना लेते हैं, बोलो बनाना चाहोगे, हाँ सर बनाना चाहेंगे। चलो एरोमेटिक का बनाने की कोशिश करो, ये है बेंजीन रिंग, यहाँ पे है OCH3, तो मेन चेन तो ये होगी ना बड़ी वाली। अरे छोड़ो फंक्शनल ग्रुप किस में भी है, तो बेंजोक्सीमीथेन बनाओगे इसे, पागल है। क्या बनाओगे इसका IUPAC नेम, आप इसका IUPAC नेम बोलोगे मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। बट IUPAC ने बोला कि क्योंकि इनके कॉमन नेम पॉपुलर हैं तो कॉमन नेम ही बोल लो, तो कॉमन नेम होता है इसका एनीसोल। क्या होता है, एनीसोल, ठीक है। मिथॉक्सी बेंजीन बोल लो, एनीसोल बोल लो, बात एक ही है। और बनाने की कोशिश करते हैं, तो और आप पे क्या है देखिए एग्जाम्पल में, और आप पे है CH3O CH3 CH3, ये है। क्या नाम बनाओगे इसका, बनाओ। आपको एक बात बताओ, कहीं आप सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं गिन रहे हो, नहीं तो आप पागल होंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको तो आप पूरा ही लेके चल सकते हो, बोलो हाँ है ना, वो तो कंफ्यूज करने के लिए है ना, इसे पूरा लेके चल सकते हो, वो अलग सिस्टम है। देखो ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट हुआ साहब, हुआ नहीं हुआ, हाँ सब्स्टिट्यूएंट हुआ। सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगेगा मिथॉक्सी, क्या लगेगा, मिथॉक्सी। बट अभी एक बात है, अगर ये आपका मेन चेन है, मेन चेन अगर आप 1 2 3 यहाँ से बोल लो या 1 2 3 बोल लो, तो मिथॉक्सी तो आपके 2 पोजीशन पे है, तो आपको 2 जरूर लगाना पड़ेगा, तो आप लिखोगे 2 मिथॉक्सी मिथित प्रॉप, तो ये बन जाएगा प्रोपेन, तो ये बन जाएगा आपका 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, नया एग्जाम्पल देखिए क्या है, आप पे है C2H5O CH2 CH, पार्डन नहीं अगर हाइड्रोजन बराबर नहीं हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये रहा। क्या सर अब हमें देना पड़ेगा, देखते हैं यार, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हुआ, छोटा वाला सब्स्टिट्यूएंट होता है, इथॉक्सी होगा ये। यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, बात तो वही पड़ेगी, 1 2 3 4 ऐसे ही बोलोगे, या वहाँ से चलना चाहोगे। ये सब्स्टिट्यूएंट है, यह है इथॉक्सी, वो है मिथाइल, तो इसे छोटा मिलना चाहिए भैया, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। ये 2 पे मिथाइल आ रहा है, M बाद में आता है, E पहले आता है, तो छोटे को छोटा दें, ठीक है। तो अगर यहाँ से चलें तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा।
तो अब आ रही है 1 और 3 पे, 1 + 3 कितना 4, और यहाँ से चलें तो 1 2 2 1 2 3 4, 2 और 4 कितना 6, ये तो बड़ा हो गया, तो यही सही है। तो इस हिसाब से 1 पे इथॉक्सी है, 1 इथॉक्सी 3 मिथाइल, 1 इथॉक्सी 3 मिथाइल। मेंशन देखिए 1 2 3 4, 4 मतलब मिथित प्रॉप और एक ब्यूट, तो ये आएगा 1 इथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। बोलो हाँ है ना? यस सर। चलो अगर ये आ गया तो एक और नाम बनाओ, रुक जाओ, एक और नाम फाइनल, फिर ईथर की प्रिपरेशन देखेंगे, वो वहीं से होती है। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का आपने डिहाइड्रेशन पढ़ा था, किसी कोई टेम्परेचर रेंज होती है उसके बराबर करेंगे तो एल्कीन बनता है, नहीं तो आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है, जिसका नाम क्या है, ईथर है। तो देखिए क्या चीज़ है, एक और एग्जांपल देखो, पहले एक एग्जांपल और देखो। तो उस एग्जांपल में क्या है, साइक्लोहेक्सेन होगा, बेंजीन रिंग, यहाँ पे होगा OC2H5 इथॉक्सी ग्रुप, साथ में सॉरी यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे CH3 होगा। अब आप बताओ मुझे कौन है मेन चेन, बताओ भाई, मेन चेन तो यही है ना, मेन चेन के लिए साइक्लोहेक्सेन आएगा, साइक्लोहेक्सेन। बस आप सब्स्टिट्यूएंट की गिनती करो, अगर मैं इसे 1 दे दूँ, इसे 2 दे दूँ, तो मिथाइल भी 1 पे, दूसरा मिथाइल भी 1 पे, ये 2 पे, छोटे को देते हैं ना, छोटे को प्रेफरेंस 2 3 और 1 4, बट अगर ये 1 पे हो गया और वो 2 2 पे हो गए, तो ये 2 पे, ये 2 पे, ये 1 पे, ये 5 आ जाएगा, ये हार जाएगा, तो यही सही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मिथाइल या इथॉक्सी, इथॉक्सी, तो 2 पे इथॉक्सी, 2 पे इथॉक्सी, 1,1 डाईमिथाइल, 2 इथॉक्सी 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बस खत्म, डॉट मत लगाना, ठीक है। क्या है, 2 इथॉक्सी 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, याद रखोगे, गुड, शाबाश। बच्चों अब हम लोगों को देखना है, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तो अब हम ये देखेंगे ईथर की प्रिपरेशन कैसे होती है, ठीक है। ईथर की प्रिपरेशन वहीं से होती है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से ही, ठीक है, वहीं से करते हैं। फिर विलियमसन सिंथेसिस से भी होती है, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड टू फॉर्म ईथर, बट उसमें एक दिक्कत है, सेकेंडरी और टर्शरी तो देते ही नहीं है विलियमसन, इंस्टेड वो बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन चले जाते हैं, काफ़ी दिक्कतें देखते हैं। हेडिंग लगा देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर की प्रिपरेशन, ईथर की प्रिपरेशन देखेंगे। अब ईथर की प्रिपरेशन देखेंगे तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल अब हम देखना चाहेंगे। तो जैसे हमने कोई प्राइमरी एल्कोहल लिया, सबसे मेन बात तो यही है, ईथर बनाने के लिए प्राइमरी एल्कोहल ही यूज़ करेंगे, टेम्परेचर कम होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, तो हमने एक प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया। अब बच्चों ये प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल 2 वेज में जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। अगर हम 443 केल्विन देते हैं तो ये हो जाता है डिहाइड्रेट और बनाता है एल्कीन। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, फेवरेबल एल्कीन होगी इथीन। बट अगर 443 केल्विन से कम रखें, लगभग 413 केल्विन, तो एक और एल्कोहल इसमें ऐड कर लेते हैं, CH3 CH2OH, और ध्यान से देखो हुआ क्या इनके बीच में, ये CH3 CH2O लिया, CH3 CH2O लिया, और यहाँ से CH3 CH2 लिया, CH2 CH3, इसके अलावा बचा क्या है, यहाँ OH और यहाँ पे H, ये दोनों बना देंगे वाटर, यही बना आपका ईथर। तो याद रखना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, सॉरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, अगर हमें ईथर बनाना है तो सबसे पहली बात देखो, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम, टेम्परेचर शुड बी केप्ट लो, और एल्कोहल कैसा होना चाहिए, प्राइमरी, एल्कोहल शुड बी प्राइमरी, एल्कोहल क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, एल्कोहल क्या होना चाहिए, प्राइमरी। दूसरी बात, फ्री फ्रॉम स्टेरिक हिंड्रेंस, एल्कोहल में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, बल्कि नेचर नहीं होना चाहिए, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ लेंगे नहीं, तो फ्री फ्रॉम स्टेरिक या बल्कि हिंड्रेंस,
जो कि 2 डिग्री और 3 डिग्री में पाई जाती है, उससे हमें फ्री होना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को लो रखेंगे। अल्कोहल शुड बी प्राइमरी एंड फ्री फ्रॉम स्टेरिक एंड बल्कि नेचर। क्लियर है? तो ये तो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमने बना दिया ईथर को। आया समझ में? 413 केल्विन में बना। अब इसके बाद यही है ना आपका ईथर। एक हम पे आती है विलियमसन सिंथेसिस। क्या होती है वो? व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड टू फॉर्म ईथर। वो भी ईथर की प्रिपरेशन में आता है। तो वो क्या है देख लीजिए, आपसे बोला प्रिपरेशन ऑफ ईथर में दूसरा क्या है? दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। विलियम का सन रोना रोलेक्स के लिए रो रहा है, ये आपने पढ़ी थी विलियमसन सिंथेसिस। ये क्या बोलती है? ये बोलती है व्हेन अल्काइल हैलाइड, और कौन सा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री प्राइमरी लेंगे। ठीक है, ये अभी बता देता हूँ, प्राइमरी या 1 डिग्री। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड प्राइमरी या 1 डिग्री रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करेगा। हम जनरली सोडियम इथॉक्साइड ही लेते हैं, छोटा, मिथॉक्साइड भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो सोडियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर। क्या बनाएगा? ईथर बनाएगा। कोई अल्काइल हैलाइड ले लो, कौन सा लेना चाहते हो? प्राइमरी लेना, C2H5Cl ले लो। सोडियम इथॉक्साइड होता है इथॉक्साइड। क्या होता है? C2H5O इथॉक्साइड हो गया, और सोडियम है तो NaOC2H5, लोन पेयर होते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या? Na और Cl अलग हो जाएंगे, -NaCl। यहाँ से क्या आया? C2H5, वहाँ से क्या आया? O लोन पेयर, और यहाँ पे C2H5। यही आपका ईथर है। बोल सकते हो आप इसको, यहाँ से बोलो इथॉक्सी, वहाँ से बोलोगे इथेन या डाई इथाइल ईथर, पर यही आपका ईथर है। अब यहाँ याद रखना, ओनली नोट याद रखना, ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फेवर्स विलियमसन सिंथेसिस। ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फेवर्स विलियमसन सिंथेसिस। सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल तब होंगे जब वो इसकी जगह कहाँ चले जाएं? बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में चले जाएं। तो इंस्टेड सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड इंस्टेड अंडरगोज बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ हाइड्रो मतलब वो नहीं है, वो तो डिहाइड्रेशन होता है, पानी निकलना, हाइड्रोजन निकलना, और हेलोजिनेशन भी हो जाना, मतलब हेलोजन जो होगा उसका भी निकल जाना। तो बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की तरफ जाएगा। कैसे? देखो, टर्ट ही ले लेते हैं, क्या बोलते हो? टर्ट ले लें? ले लो सर, सेकेंडरी भी दिखा दो, टर्शरी भी दिखा दो। तो नोट देखो, हमने लिया था CCl, एक H, एक C2H5 और एक CH3। ये आई बात समझ में? कोई बुरा मत मानो, ये लो CH3। इस कार्बन पे कितने अल्काइल ग्रुप हैं? 2। तो ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कौन सा अल्काइल हैलाइड है? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इसे जब हम इससे रिएक्ट कराएं NaOC2H5 के साथ, तो ये इंस्टेड हीट होगा जब, तो एक तो आपका NaCl निकलेगा, ठीक है, और एक ये H भी निकल जाएगा। किसके साथ जाएगा वो? इसके साथ, C2H5OH के साथ। तो देखो अब हालत क्या हो गई, नहीं तो इसका H क्यों जाएगा? जब इसका Cl जा रहा है तो H ऊपर से जाएगा, है ना, ये CH तो ऐसे रहेगा। तो एक मैं ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ CH2 हो गया और एक H ऐसे हो गया, ये H इसके साथ भागेगा, इसको हटाओ, दोबारा बना दूँ? हाँ सर, घिच पिच कर दिया आपने, कोई बात नहीं। ये देखो, ये CH3 है बच्चे, C है, Cl है, एक और CH3 ऐसे CH2H ऐसे बना लिया है, तो वो C से ही जुड़ा हुआ, और एक है NaOC2H5, ये है। अब हुआ क्या, इस C ने कुर्बानी दी Cl की, उसे ले गया Na, बन गया NaCl।
ये सी और कोई कुर्बानी नहीं देगा। अब इस सी ने H की दी, वो ले गया C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पे बना C2H5OH, क्या बना C2H5OH। अब क्या हुआ, इसका एक बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका एक बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये CH3 ऐसी है, ये सिंगल C भी ऐसी है, ये CH2 भी ऐसी है, बट इनके बीच अब सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, एक H नहीं बनाया आपने सर, ठीक है, एक H यहाँ बना देंगे, ये बन गया है ना। इसे सीधा लिख देंगे तो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन वाली फॉर्म में गया, इसका नाम है प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। क्लियर है। ऐसे ये कौन करता है, सेकेंडरी या टर्शियरी करते हैं। अब ऐसे ही एक बार टर्शियरी के साथ कर लो तो सर कभी क्या फिर ईथर सेकेंडरी टर्शियरी से बन नहीं पाएगा, बन पाएगा बेटा। उसके लिए थोड़ा आपका विजन ब्रॉड करो। मैंने क्या बोला, सिर्फ एक ही तो कमी है, अल्काइल हलाइड ही तो सेकेंडरी टर्शियरी नहीं हो सकता। हाँ, इथॉक्साइड तो, ये जो अल्कोक्साइड है ये तो ले सकते हो सेकेंडरी टर्शियरी, बनाना ही है अगर। तो अगर तुम अल्काइल हलाइड को सेकेंडरी टर्शियरी नहीं ले सकते तो एल्कोक्साइड को ले लो, सोडियम एल्कोक्साइड को ले लो सेकेंडरी टर्शियरी, तब बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिटेशन तो सिर्फ अल्काइल हलाइड में लगी हुई है ना, इथॉक्साइड पे थोड़ी है लिमिटेशन। इथॉक्साइड को ले लो सेकेंडरी या टर्शियरी, क्या दिक्कत है। बट पहले ये नोट देखो तुम, टर्शियरी का C है, CH3 है, CH3 है, इस CH2H लिख लो इसे, ठीक है, कोई बात नहीं, CH2H लिखा, Cl है, CH3 है, यहाँ पे लिया NaO और यहाँ पे ले लिया C2H5, NaO और C2H5। भैया इस C ने Cl की कमी दी, मतलब कुर्बानी दी, तो ये बन गया NaCl, ठीक है। इस C ने अपने H की कुर्बानी दी, वो ले गया C2H5O, तो यहाँ बन जाएगा C2H5OH। बोलो हाँ है ना, गुड। अब देख क्या बचा, यहाँ पे देख किस किस के बॉन्ड फ्री हुए। एक तो इस कार्बन का यहाँ से बॉन्ड फ्री हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो ये तो दोनों ऐसे बना ले तुम। तो CH3 ऐसे बनाया, ये C ऐसे बनाया, यहाँ CH3 ऐसे बनाया, ठीक है। इस C और इस C के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बन गया, ये भी एक तरह का एल्कीन ही है, ठीक है। पर इसमें क्या हुआ, एक तो हाइड्रोजन निकला, एक हेलोजन निकला, पहले भी हाइड्रोजन हेलोजन निकला था, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कह देंगे। क्लियर है, इतना आया समझ में, गुड। चलो अब इसका ऑल्टरनेट मेथड देखेंगे, अभी तो ये देखो।